Hello everyone. So today we have Dr. Prashant Jagtap. He's a former Assistant Commandant of the CISF and is currently the Director of CAPF Pathfinders and Pathfinders Academy. Welcome, sir. Thank you. So the we have our upcoming examination on 20th of December, and there are so many doubts from our aspirants, and there's no one to solve those Okay. queries. So, sir, starting with the first question, what would be your general advice to the candidates who are appearing for the examination this year? Okay, Abhi, as far as the general advice is concerned, I would suggest, would like to give you a plan. अभी today is 15th, मतलब 16, 17, 18, 19, we have 4 days in our hand. तो उसमें क्या क्या करना चाहिए, ये जो लास्ट के 3-4 दिन हैं, कुछ लोग जर्नी कर रहेंगे तो उनको एक आध दिन कम मिलेगा. ये लास्ट के जो 3-4 दिन है ना, इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा नया कुछ भी मत पढ़ो. दैट इज़ माय जनरलाइज एडवाइस. जो 2-3 दिन है इसमें आपका जो एरिया फोकस रहना चाहिए एज फार एज द पेपर 1 इज़ कंसर्न, इट शुड बी जनरल साइंस. अगर आपने जो जहाँ से भी जो भी सोर्सेज से किया है, डू नॉट गो फॉर एनी न्यू सोर्सेज. उसको एक बार रिफ्रेश कर दो. जनरल साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है. दूसरा है करंट अफेयर्स. करंट अफेयर जो भी सोर्सेज से किया है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए. उसी के ऊपर रिफ्रेश कर दो, 2-3 बार रिफ्रेश कर दो. आई नो यू वोंट बी एबल टू रिकॉल इफ समबडी आस्क्स यू. इट्स ओके, कोई भी रिकॉल नहीं कर सकता. मैं भी रिकॉल नहीं कर पाता था. रिकॉल करना ज़रूरी नहीं है, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. आपको जब 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शन से पिक करना आना चाहिए. दैट इज़ द ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. कोई भी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आपको सब कुछ टिप ऑफ टंग रहेगा. किसी के भी नहीं रहता है. बी इट पॉलिटी, बी इट हिस्ट्री, बी इट जोग्राफी, बी इट साइंस, नहीं. 4 ऑप्शन से आपको बाकी ऑप्शंस इलिमिनेट करना आना चाहिए. सो एग्ज़ाम की जितना पास आप जितना रिफ्रेश करोगे उसको, जब भी जो पुराना ऑलरेडी पढ़ा है, जो पेजेस है, उसको जितना रिफ्रेश कर दोगे उतना जल्दी आ जाएगा. दूसरा जो फोकस एरियाज है, एक जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, आपको अच्छा करना है, एक बार रिफ्रेश करना है. और अगर आपके पास समय है तो पॉलिटी अगर नोट्स निकाला है तो उसके उसके थ्रू. और ज्योग्राफी अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा है जिसके थ्रू उतना ही. नहीं पढ़ा है तो अभी नया कुछ भी मत करो, छोड़ दो. एज फार एज द हिस्ट्री इज़ कंसर्न, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर रिफ्रेश कर सकते हो तो करो, नहीं तो छोड़ दिया तो भी चलेगा. लास्ट मोमेंट पे हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ याद नहीं आता है. 2-3 घंटा डेडिकेटेडली मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स भी दिए हैं, रिवीजन नोट्स भी दिए हैं. इकोनॉमिक्स के भी हम लोग ने नोट्स दिए हैं. क्रैक CAPF हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें हम लोग ने सभी नोट्स दिए हैं. पेपर 2 के नोट्स भी दिए हैं, जैसे कि हम लोग ने कुछ कोड्स दिए हैं जो पेपर 2 में यूज़ कर सकते हो. डेली पूरे कोड्स है, 15-20 कोड्स हैं. डेली पढ़ोगे, लिटरली 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा. जब पढ़ रहे हो तब सोचो कि मैं इसको कहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, उसको यूज़ करो. कुछ इंडाइसेस भी मैंने दिया है जो रिपोर्ट में और आपके एसेज में काम आ जाएगा. रैंकिंग है इंडिया का, रिपोर्ट का इंडाइसेस है, उसको भी डेली 2-3 मिनट पढ़ना पड़ेगा. 3 पेजेस का वो नोट्स है, उसको थोड़ा थोड़ा पलटोगे, डेली करोगे तो वो भी याद हो जाएगा. उसका भी फ़ायदा ले सकते हो. और इकोनॉमिक्स के हम लोग ने पार्ट 1 में 17 पेजेस के दिए हैं, दूसरा लगभग 15-20 पेजेस का ही आएगा. ये 40 पेजेस हैं. एक दिन में अच्छे से पढ़ो. अगर अगर कोई सम आता है, न्यूमेरिकल्स आता है इकोनॉमिक्स के ऊपर, मैक्रो और माइक्रो में आता है तो पढ़ो, नहीं तो छोड़ दो. वो बाकी लोग को भी वही नहीं आने वाला है. एज फार एज जितना थ्योरी है उसी के ऊपर ध्यान दो. 8-10 क्वेश्चन ही आते हैं. तो अननेसेसरी इकोनॉमिक्स के ऊपर फोकस मत करो, बाकी कोई भी एरिया के ऊपर फोकस मत करो. एज फार एज द पेपर 2 इज़ कंसर्न, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर पेपर 2 का हम लोग एक फ्री टेस्ट ले रहे हैं. 17 तारीख को होने वाला है. 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे से 5 बजे टेस्ट होने वाला. दिस टेस्ट इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये टेस्ट आपको ये फील देने के लिए है कि आपको एक्चुअली एग्जाम लाइक सिचुएशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सीक्वेंस कौन सा सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा, और सच में आप 3 घंटे बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो. ये टेस्ट में आपको पता चलेगा. टेस्ट का डिफ़िकल्टी लेवल, स्टैंडर्ड, सब कुछ यूपीएससी के पेपर 2 की तरह ही रहेगा. और टाइमिंग भी सेम है, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे तक. और पेपर मैं डिज़ाइन करूँगा और मैं उसको सुपरवाइज़ करूँगा, लाइव रहूँगा सुपरविजन करने के लिए. ये अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है. और ये टेस्ट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा. और इसका जो डिस्क्रिप्शन है, टेस्ट डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेस्ट का लिंक डायरेक्टली मिल जाएगा. ये टेस्ट मतलब वहाँ पे डायरेक्टली क्लास रहेगा और सामने आपको क्वेश्चंस दिखेंगे. जितना टाइम दिया गया है, जैसे एक ऐसे 20 मिनट में कंप्लीट करना है, 20 मिनट बाद वो स्लाइड चेंज होता रहेगा, उसी को आपको फॉलो करना है. और
आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, ताकि इट विल मेक यू फैमिलियर विद द एग्जाम लाइक कंडीशंस। सो उसको आप फॉलो कर सकते हो चाहते हो तो। All right, sir. I hope that will be helpful for our candidates. Sir, moving on to the next question. Now that, as you have mentioned earlier, many candidates will be traveling a day prior to the Yes, examination, yes. or many might be from the same Same city, zone. from the same city. So, sir, what would be your advice for the candidates who are for actually both the candidates a day prior to the examination? What should be their diet? How many hours they should take their sleep, or what should be the fluid intake or caffeine intake? It is very very important to have a very good sleep the night prior to your examination, क्योंकि अगर आप पहले रात में अच्छे से नहीं सोए हो तो आपको ऐसा बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको नींद आने का चांस है एग्जामिनेशन के टाइम पे। अगर नींद नहीं भी आता है तो आपका दिमाग स्लोली काम करेगा, तो उसका क्या है, क्वेश्चन के आंसर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सभी क्वेश्चंस इमीडिएटली क्लिक नहीं होंगे, माइंड थोड़ा स्लोली चलता है। सो एक दिन पहले, एक रात पहले आपको कैफीन नहीं लेना चाहिए, कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। अगर आप रेडबुल वगैरह कुछ पीते हो तो सैटरडे को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सैटरडे आफ्टरनून से ही आपको कॉफ़ी का, चाय का कंजम्पशन बंद कर देना चाहिए। रात को जल्दी सोने का कोशिश करना चाहिए। कम से कम 6 घंटे का साउंड नींद तो होना चाहिए। सभी लोग ट्रैवल करते रहते, प्रॉब्लम सभी को रहेगा, लेकिन 6 घंटे का कम से कम साउंड नींद होना चाहिए। और इतना याद रखो, रात को हल्का खाओ, बहुत हेवी मत खाओ, बहुत ऑयली मत खाओ, ऐसे कोई चीज़ मत खाओ जिससे एसिडिटी हो जाएगा। सिंपल खाना खा लो, पेट भर के खा लो। बहुत एक्सेसिव भी नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा मसालेदार भी नहीं खाना है, नहीं तो एसिडिटी होता है, कभी कभी लूज मोशन होता है। पानी अच्छा पी लो। और दूसरे दिन जब एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, 20 तारीख को संडे को जब जा रहे हो, संडे को पक्का अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाना। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे मम्मियाँ क्या लेके आती है एग्जाम के टाइम पे, मम्मी बोलती है ना कि दही शक्कर खा लो। ये दही शक्कर के पीछे एक साइंस है। वो साइंस क्या है, दही से आपका पेट ठीक रहता है और शक्कर से आपको एग्जाम के लिए एनर्जी मिलता है। हम लोग सभी साइंस पढ़ते हैं, तो साइंस में हम लोग ने पढ़ा है कि ब्रेन सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज खाता है, सो शुगर का ज़रूरत पड़ता है। इसीलिए सुबह ब्रेकफास्ट, भूख लगी नहीं लगी तो भी ब्रेकफास्ट करके जाओ। और प्रीफरेबली बाहर का, अगर आपको पता नहीं है अच्छी जगह है, हम लोग सभी लोग पहली बार जाते हैं तो खाना अच्छा पानी में बनाए नहीं बनाए पता नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, उसको अवॉइड करने के लिए मैं खुद भी ये ट्रिक इस्तेमाल करता था। मैं ड्राई चीज़ें खाता था, जैसे कि बिस्किट खाया नहीं जाता है मुझे पता है, चाय में डुबो के बिस्किट खाने का, उससे क्या हो जाता है, चाय उबला हुआ है तो हम लोग को एटलीस्ट वो इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता, वोमिटिंग होने का और कुछ फूड पॉइजनिंग है। बिस्किट क्या है, इट इज़ हाई ऑन शुगर एंड हाई ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका हमें ज़रूरत है। सो फैट वाला चीज़ें और ये वाला खा सकते हैं, हमें उससे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा रादर देन गोइंग फॉर एनीथिंग मच मोर ऑयलियर। जैसे कि आप और कुछ खाते हो, एग्ज़ाम सेंटर में जाके और कुछ खाते हो, तो वहाँ पे बीमार पड़ने का ज़्यादा चांस है। लेकिन खाना बहुत ज़रूरी है, आपने ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए। 10 बजे आपका पहला पेपर है, आपको 9:20 के आसपास सेंटर के अंदर लेना शुरू कर देंगे। 10 बजे से 12 बजे होगा, 12 बजे से 2 के बीच में जो गैप है उसमें भी आपने खाना खाना चाहिए। आप अगर खाना नहीं खाओगे, भले बहुत ज़्यादा हेवी मत खाओ, लेकिन कुछ खाओगे नहीं, दिमाग 3 घंटे बिल्कुल नहीं चलता है। इट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो इसीलिए खाना तो पक्का अच्छा खाना चाहिए। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, पानी पीते रहो। एग्ज़ाम के बीच में भी आप वॉशरूम के लिए जा सकते हो, यू आर अलाउड टू गो टू द वॉशरूम, बीच में भी जा सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा, व्हाट आई यूज टू डू, एग्जाम के टाइम पे हम लोग के बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स, एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा रहता है, तो बार बार सूसू आता है। तो करना क्या है, एग्जाम से 10 मिनट पहले, जैसे कि 10 बजे है ना, 10 बजे से 10 बजे को 10 मिनट पहले खुद ब खुद वॉशरूम जाके आ जाओ, ताकि बीच में नहीं आए। होता कुछ नहीं है, तुम बीच में भी, एग्जाम के बीच में भी जाके आ जाओ ना, अननेसेसरी टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो जाके आना है। ठीक है ना, क्योंकि बार बार आएगा। फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन इज अ साइन ऑफ स्ट्रेस एंड वी ऑल हैव टू डील विद दिस। ओके। All right. Thank you so much. So moving on, so we have so many questions from our aspirants, particularly from for paper two. So sir, I'll start. It's a long ओके sequence. Sir, what should be the solving sequence of the question paper? ओके, अभी पेपर 2 का एक चीज़ मैं बताता हूँ, है आपके पास 3 ही घंटे। यू हैव ओनली 3 hours 180 minutes, आपको कैलकुलेटेडली ही जाना पड़ेगा। अभी इसमें सीक्वेंस, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, हम लोग 17 तारीख को जो टेस्ट ले रहे हैं उसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा जो अनअकैडमी के ऊपर है।
अगर नहीं भी करते हैं तो भी खुद का टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले एक चीज़ ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ग्रामर, क्योंकि पेपर 2 उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इट इज़ अ मिस्टेक बाय यूपीएससी। जो सिविल सर्विसेज और बाकी के एग्जाम के इंस्ट्रक्शन सेम इंस्ट्रक्शन प्रिंट हुए, देर इज नो निगेटिव मार्किंग इन यूपीएससी सीएपीएफ एग्जामिनेशन एज फार एज द पेपर 2 इज कंसर्न। डिस्क्रिप्टिव पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। दूसरा एक सबसे कॉमन आने वाला सवाल है कि पेपर कौन से इंक में लिखना है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से ही लिखना है। आप जेल पेन यूज़ कर सकते हो, प्रेफरेबली वाटरप्रूफ थोड़ा ढंग वाला 20 रुपए वाला तो पेन इस्तेमाल करो, फाउंटेन पेन से मत लिखो। लेकिन ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन अलाउड नहीं है, दो अलग अलग पेन इस्तेमाल मत करो। यूपीएससी ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है, ब्लैक पेन से ही लिखना है। अभी हम लोग आते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। अभी मैनेज करने में क्या है, 180 मिनट्स है, पेपर लेंदी है, 48 पेज का पेपर है, लिखने में टाइम तो ज़्यादा लगता है और अलग 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 आइटम्स हैं, तो इसको ऑर्गेनाइज वे में ही करना है। सबसे पहले पहले 10 मिनट में आपने ग्रामर अटेम्प्ट करना चाहिए। आपका ग्रामर खत्म होने के बाद, जैसे आपका ग्रामर खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में ही करना है। यहाँ पे आपको डिसिप्लिन ही रहना पड़ेगा। कहीं पे भी आपने लीनियंसी लिया, अपने आप को ज़्यादा टाइम दे दिया, तो आपका पेपर तो ख़त्म नहीं होने वाला। और पेपर छूट जाना इज इक्वल टू सुसाइड, क्योंकि 200 मार्क्स का पेपर नहीं लिख रहे हो, आप अपने आप को ऑलरेडी कंपटीशन से बाहर निकाल रहे हो। सो आपने क्या करना चाहिए, पहले 10 मिनट में ग्रामर, दिस इज फिक्स पैटर्न, क्योंकि होता क्या है, ग्रामर में कुछ नहीं हो कुछ तो आ जाता है। 10 मार्क तो फिक्स है यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को आएगा, 5-10 क्वेश्चन तो आराम से आने वाले हैं हर किसी को। तो 10 क्वेश्चन अगर वो छूट गया, क्योंकि वो सबसे लास्ट वाला आइटम है, आप पहले बाकी चीज़ें करते रहे, टाइम नहीं बचा, वो अगर छूट गया तो वो 10 मार्क हाथ के मार के उसको गवाओ मत। एवरी मार्क, इवन हाफ मार्क काउंट्स इन पेपर 2। तो आपको सबसे पहले 10 मिनट में ग्रामर खत्म कर दो, आता है नहीं आता है, जो भी आता है जैसे भी आता है लिख दो, देर इज नो निगेटिव मार्किंग, लिख दो। एंड एनीवेज ये सबसे लास्ट में चेक होने वाला है, सो उसको आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इंप्रेशन खराब हो जाएगा, कुछ मैटर नहीं करता। लिख के आ जाओ पहले 10 मिनट में ग्रामर। इसके बाद नाउ इट इज योर चॉइस, इधर यू कैन गो फॉर द एसे कॉम्पोनेंट, जो 4 एसेज है वो आपको 80 मिनट में करने, 20 मिनट्स पर एसे, और यू कैन गो फॉर द रेस्ट ऑफ द पेपर कंपोनेंट, जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट है, 2 रिपोर्ट है, एक प्रेसी है, एक कॉम्प्रीहेंशन है। नाउ इट इज योर चॉइस। इफ यू थिंक दैट बाद में मुझे ऐसे सूझेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे में सोचना पड़ता है, तो ऐसे पहले अटेम्प्ट करो। लेकिन होता क्या है, ऐसे में टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल हो जाता है, कुछ ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डीप में लिखते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। आपको इसमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, टाइम ठीक से मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, हर एक ऐसे को 20 मिनट देना है। और इतना माइक्रो मैनेजमेंट अगर नहीं हो पा रहा है, कुछ भी हो जाए, 80 मिनट से ज़्यादा समय आपको टोटल ऐसे वाले कंपोनेंट में नहीं लेना है। 4 ही ऐसे लिखने 6 में से, 80 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है। ऐसे थोड़ा छोटा लिखा तो भी चलेगा, आप ऐसे में डायग्राम या फिर चार्ट निकाल के अपना थोड़ा सा टाइम बचा सकते हो। थोड़ा छोटा लिखा तो भी चलेगा। वर्स्ट केस में अगर आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं, 5 ही मिनट बचे हैं और आपका पूरा ऐसे बचा है, तो ऐसे समय में आपने क्या करना चाहिए, आपने डायरेक्टली छोड़ना नहीं चाहिए उसको कभी भी, एक लास्ट मिनट तक छोड़ना नहीं है, हमेशा याद रखना, छोड़ना नहीं चाहिए। आपने क्या करना चाहिए, जो टाइम बचा है 5 मिनट में पूरा ऐसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसा देखो। आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन लिख के छोड़ दोगे, लेकिन इंट्रोडक्शन लिखने का आधा या एक ही मार्क मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसे छोटा ही सही लेकिन पूरा लिख दोगे। इंट्रोडक्शन लिखो 2-3 लाइन का, फिर बॉडी पार्ट 1 में लिख दो कि दिस प्रॉब्लम हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ दिस 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 1 2 3 4 5, पॉइंट वाइज मत लिखो, कॉमा 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 करके लिखो। फिर उसके बाद लिखोगे दिस प्रॉब्लम हैज़ वेरी सीरियस इम्पैक्ट ऑन नेशन एंड सोसाइटी लाइक, कॉमा 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 करके सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन करो, कीवर्ड्स नोट डाउन करो। फिर सबसे सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बता दो टू डील विद दिस प्रॉब्लम वी हैव टू डू, फिर से कॉमा 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 करके सॉल्यूशन, 4-5 सॉल्यूशन, 3-4 सॉल्यूशन जो भी सूझते हैं वो टाइम पे उसको लिखो और कंक्लूड कर दो, दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सीरियस, वी हैव टू गिव अ प्रॉपर अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम, देन ओनली इंडिया वर्ल्ड ये पीसफुल हो जाएगा, ग्रेट बन जाएगा वगैरह, 1-2 लाइन में लिख दो। सो पूरा ऐसे आपका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट में आप कम से कम पौना पेज, 2/3 पेज तक लिख सकते हो। आधा पेज भी लिखा तो भी आपको 2-3 मार्क आ जाएंगे। टाइम उतना ही है, लिखा उतना ही है, लेकिन मार्क डबल से ज़्यादा आ रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिक्स। और भी अगर थोड़ा सा टाइम है तो डायरेक्टली चार्ट निकालो या डायग्राम निकाल सकते हो, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। एवरी ऐसे 20 मिनट्स। सो मैं सजेस्ट करूँगा पहले 4 ऐसे लिखो
उसके बाद ऐसे की इमीडिएटली बाद आप रिपोर्ट पे चले जाओ, रादर देन आर्ग्यूमेंट गो फॉर द रिपोर्ट्स, क्योंकि ऐसे के फ्लो में ऑलरेडी है एंड रिपोर्ट्स आर जस्ट लाइक एसेज. सो यू कैन कंटिन्यू ऐसे राइटिंग स्टाइल. अगर आपको रिपोर्ट का बहुत स्पेसिफिक नहीं आ रहा है, यू कैन कंटिन्यू विद द सेम ऐसे राइटिंग स्टाइल इन योर रिपोर्ट्स टू. सो रिपोर्ट कंप्लीट करो, रिपोर्ट के बाद कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसी जो भी लेना है ले लो, और उसके बाद सबसे लास्ट में आर्ग्यूमेंट रखो, क्योंकि आर्ग्यूमेंट पॉइंट वाइज है, कुछ ना कुछ तो हम लोग को लिखने के लिए आ जाता है. और इसमें क्या है, जो रिपोर्ट्स है वो 10-10 मिनट में कंप्लीट करने हैं, प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन 15-15 मिनट में. लेकिन वो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो चलता है, आप लार्जर कंपोनेंट को पकड़ो और उसको एडजस्ट करने का कोशिश करो. हर किसी का स्पीड अलग है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग आर्ग्यूमेंट में 10 मिनट में कर सकेंगे, तो वो 5 मिनट जो बचते हैं एक आर्ग्यूमेंट में, वो आप या तो प्रेसी में या कॉम्प्रिहेंशन में इस्तेमाल कर सकते हो अगर वो डिफिकल्ट है. ठीक है ना. तो उस हिसाब से जो लार्जर कंपोनेंट है, मैं ऐसा बोलूंगा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो. सबसे पहला है ग्रामर, जो 10 मिनट का है, ए से 20 मिनट के है, 80 मिनट्स के है, और बाकी बचा हुआ 80 मिनट्स का ही. 80 मिनट्स को रिजिड रखो, और सबसे लास्ट में 10 मिनट का तुम लोग के पास एक बफर टाइम है. ये 10 मिनट आपको कहीं ना कहीं पे तो लगेगा काट मारने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए, थोड़ा कुछ बचा हुआ फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए लगेगा, उसको वैसा रखो. ठीक है. दिस इज हाउ टाइम शुड बी मैनेज एज फार एज द पेपर 2 इज कंसर्न विद द सीक्वेंस एंड एवरीथिंग. ओके. और ये फाइन ट्यूनिंग आपको ट्रायल एंड एरर करना है, आप 17 तारीख को आके कर सकते हैं. Alright, sir. Moving on. So, as you have rightly pointed out, that the sequence should be starting from the essays. Either the candidate should move on to arguments or reports. So, sir, is it advisable to draw diagrams or charts in reports and arguments? uh, Argument, as far as the arguments are concerned, it is not at all advisable to draw diagrams and charts into arguments, क्योंकि वो फॉर्मेट में ही नहीं बैठता. एंड रिपोर्ट्स में यू कैन ड्रॉ चार्ट और डायग्राम, लेकिन पूरा रिपोर्ट ही डायग्राम या फिर चार्ट मत बना के रखो. एक कंपोनेंट में, जैसे कि बैकग्राउंड है या फिर इम्पैक्ट्स है या फिर सॉल्यूशंस है, वो कंपोनेंट में आप डायग्राम या फिर चार्ट निकाल सकते हो. अगर मैप बेस्ड है, नेशन के बारे में है, या ज्योग्राफी का कोई मैप निकालना है, या और कोई डायग्राम है, बिल्कुल निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का हम लोग 3 सर्कल वाला निकालते हैं, या RRR, RRR या 5R स्ट्रैटेजी है, जो हम लोग इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ों के लिए, वहाँ पे रीयूज, रिसाइकल वगैरह वगैरह, वहाँ पे आप ये कर सकते हो. और अच्छा भी रहेगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं रहना चाहिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट. और जो भी डायग्राम आप निकाल रहे हो, चार्ट निकाल रहे हो, उसको नेम पक्का करो, मतलब वो किस लिए है वो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है ना. क्लियर होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लग रहा हो और ज़बरदस्ती लग रहा हो, और पॉसिबल है उसको इलाबरेट पक्का करो. सिर्फ डायग्राम निकाल दिया, डायग्राम और चार्ट कैन नॉट बी रिप्लेसमेंट फॉर द नरेशन, इट इज़ एडिशन टू द नरेशन. मतलब जो लिख रहे हो उसका वो एडिशन है. ऐसा नहीं है कि उसको रिप्लेस कर दिया तो वो ऐसे की तरह कंपोनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि यूपीएससी ने क्लियरली बोल दिया है कि यू शुड राइट योर आंसर्स इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म. So preferably avoid point wise things. Points you can use in arguments. Right, Okay. sir. So, moving on, as UPS is popularly known amongst the aspirants as unpredictable public Yes, service yes. commission. So, sir, what is your advice for, there are some, if the topic is totally unknown for the Okay. candidates, like a Yorker. अगर ऐसा होता है कभी, इतना याद रखना कि टॉपिक के बारे में कुछ भी नहीं पता. एक तो हमारे एग्जामिनेशन में ऐसा रेयरली होता है कि कुछ भी नहीं पता. ऐसा होने का चांस है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स में. रिपोर्ट्स 10 मार्क का है यार, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो. इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट कि दोनों के दोनों रिपोर्ट नहीं आ रहे. और वैसे भी आपको फॉर्मेट पता है, मैंने बता दिया है. रिपोर्ट राइटिंग इज जस्ट लाइक लेटर राइटिंग. ये लेटर सैम्पल लेटर है, मतलब ये रिपोर्ट सैम्पल रिपोर्ट है. फॉर्मेट में डालो, जो भी सूझता है लिख के आ जाओ. 10 मार्क में से 2 मार्क आ जाएंगे. छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं आने वाला. फॉर्मेट में डालो, ABC, एड्रेस, वो सब कुछ करो, उतना मार्क्स आ जाएगा. आपको ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. एटलीस्ट उतना तो करो. अगर इतना ही डिफिकल्ट है तो किसी को भी नहीं आने वाला. सो यू शुडंट बॉदर अबाउट दिस. दैट इज़ द रीज़न कि पेपर 2 में मार्क्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली हाई कभी आए ही नहीं है, और आएंगे भी नहीं. So, moving on. Now, this is a question. This is like $1 million question. Now, there are certain candidates who have applied
for the UPSC examination, for the CAPF examination, and during the application they have chosen Hindi or English as their हाँ, language. yes, yes. Is it advisable to switch the language? No, it is not at all advisable to switch the language. जो मीडियम आपने चूज किया है वही मीडियम में आंसर लिखो. वो प्रिंटेड आता है, आपके हॉल टिकट पे भी लिखा हुआ है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, और आपके बाकी जगह पे भी आपके जो पेपर आएगा उसके ऊपर भी लिखा रहेगा. आपने इफ यू चूज टू मीन्स इफ यू चेंज द मीडियम, योर पेपर वोंट बी इवेल्युएटेड. पेपर आपका इवेल्युएट नहीं होगा तो खाली फालतू का वेस्ट हो जाएगा. तो उसके पीछे मत जाओ, बिल्कुल भी मत जाओ. अच्छा. So, जो मीडियम है जैसे आता है वही मीडियम में लिखो जो लिखा हुआ है. अभी चेंज करना इज नॉट डिजायरेबल. पेपर ही चेक नहीं होगा तो क्या ही फायदा है. तो जैसे आता है वैसा लिखो. right, sir. So moving on to the paper one, there are so many questions from paper one as well. Sir, in your opinion, what is a safe number of attempts in paper one out of 125? यस, देखो पेपर वन का अटेम्प्ट है ना, इट शुड बी प्योरली बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ एक्यूरेसी. तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल कैसा है. लेकिन मेरे हिसाब से जो लोग सिलेक्ट हुए हैं बाय एंड लार्ज या एवरेज अटेम्प्ट मैंने देखा तो वो 80 to 90 इज अ सेफ अटेम्प्ट. बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द एक्यूरेसी, यूपीसी का आज तक का टॉपर भी है सीएपीएफ का 178 मार्क्स का. मतलब इवन दो 90 अटेम्प्ट किया तो उसको 90 करेक्ट किसी के नहीं आया है आज तक, हिस्ट्री में नहीं आया है उतना. तो हम लोग जैसे कि लास्ट ईयर की जो टॉपर्स है उनका जो अटेम्प्ट है, अक्षय पंगरीकर मेरा जो स्टूडेंट है ऑल इंडिया रैंक 3, 122 अटेम्प्ट था. तो तुम्हारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से तुम्हें पेपर कैसे लग रहा है उसके हिसाब से अटेम्प्ट करो. अगर पेपर बहुत मुश्किल है, 2018 में द क्वेश्चन पेपर वॉज वेरी डिफिकल्ट. अभी एट दिस टाइम इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू अटेम्प्ट टू मच. रादर अगर तुम्हें 70 क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी से आते हैं तो 70 का तुम 80 अटेम्प्ट कर सकते हो. उससे ज़्यादा डिज़ायरेबल नहीं है क्योंकि कट ऑफ कम जाएगा. जैसे 2018 का कट ऑफ गया 94 पे, तो वो कट ऑफ कम हो जाएगा. आपको उसका इतना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर 2019 और की तरह क्वेश्चन पेपर आया या दोनों का एवरेज भी आया, इट इज़ एडवाइजेबल टू सॉल्व एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस. Alright, sir. So moving on, what is your advice for selecting some random options or solving some unknown questions? ओके. बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, मेनी पीपल आस्क मी कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, लेकिन मैंने अटेम्प्ट करना चाहिए क्या क्योंकि मेरा अटेम्प्ट बहुत कम हो रहा है. तो जो ऑप्शन में, जो क्वेश्चन में तुम्हें कुछ भी नहीं पता, यू शुड नेवर अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, क्योंकि देर इज़ वेरी हाई चांस दैट इट विल नेवर बी करेक्ट ऑप्शन. तो उसको छोड़ दो, बिकॉज 1/3 इज ओनली नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग विल आउटवे योर चांसेस ऑफ गेटिंग पॉजिटिव मार्क्स. वो मत करो. लेकिन अगर इफ़ यू हैव डाउट, इफ़ यू आर एबल टू एलिमिनेट एटलीस्ट 2 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो कि मुझे पता है यार बी नहीं है, सी नहीं है, या तो ए है या तो डी है, तो ऐसे वाले जितने भी क्वेश्चंस है सभी के सभी अटेम्प्ट करना है. बाय शेयर प्रोबेबिलिटी 50% करेक्ट आते हैं तो भी तुम पॉजिटिव में रहोगे. इवन 80% भी तुम्हारे गलत हो जाते, 2 करेक्ट आते, 20% भी सही आते, तो भी तुम निगेटिव में नहीं जाओगे. सो 50-50% वाले सभी के सभी अटेम्प्ट करने का कोशिश करना चाहिए. लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता, प्रिफरेबली इसको छोड़ दो. अननेसेसरी रिस्क मत लो. ये बहुत बड़ा डिजास्टर है. बहुत लोग अननेसेसरी रिस्क लेके भी बहुत मार्क कम लेके आते हैं, वो भी मत करो. जो मार्क कमाए हैं पॉजिटिव मार्क्स, उसको मत गवाओ. So, sir, so this I don't believe is related to the examination. The rules from the UPSC prescribe that you should not make any markings in your question paper. Yes. So, sir, there are doubts from certain candidates that should we mark our correct answers in the in the question paper first and then move on to the OMR? Is it advisable? हाँ, अभी इसमें क्या करना है बेसिकली, कुछ लोग क्या करते हैं, many candidates what they do, they mark first in the question paper and later on after going through entire paper, सबसे लास्ट में वो OMR शीट भरना शुरू कर देते हैं. बट इट इज़ नॉट एडवाइजेबल. देर इज़ रीज़न फॉर दैट. इसमें अगर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर का नीचे बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. और दूसरा चीज़ इसमें ऐसा है कि गलती होने का बहुत 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 ज़्यादा चांस होता है.
सो इट इज़ एडवाइजेबल कि जब क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हें पता है, यू कैन मार्क इन योर क्वेश्चन पेपर में मार्क करके ही रखो। भले क्वेश्चन पेपर में ऐसा मार्क करके रखो, तुम अपना मार्किंग कुछ तो सिग्नलिंग सिस्टम सिंबल्स बनाना शुरू कर दो। आई यूज टू मेक सिंबल्स की जैसे कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया तो इमीडिएटली मुझे आंसर आता है तो उधर भी मार्क कर देता था क्वेश्चन पेपर में, और ओएमआर में भी मार्क कर देता था। अगर मुझे ये क्वेश्चन को फिर से विजिट करना है, आई यूज टू एनसर्कल द नंबर ऑफ दैट क्वेश्चन, और उसको कुछ मार्क नहीं करना। अगर मुझे ये अटेम्प्ट ही नहीं करना, मैं क्रॉस कर देता था उसके नंबर के ऊपर क्वेश्चन पेपर में, उधर अटेम्प्ट नहीं करता था। इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास शुरुआत में टाइम रहता है, एंड में टाइम नहीं रहता, हम लोग बाद में गड़बड़ कर देते हैं बहुत, तो बाद में हमारा मार्किंग बहुत कम बचता है। सो दिस इज मोर एडवाइजेबल। इससे 2-3 क्वेश्चन तो तुम्हारे गलत होने से बच जाएंगे, ठीक है ना। तो और मार्क क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो, ओएमआर शीट में अलग से मार्किंग नहीं करना, और एंड में एक साथ सभी मार्किंग करना अवॉइड कर दो। हम लोग नंबरिंग में बहुत गलती कर देते क्योंकि सभी डॉट्स ही है, सभी जगह पे ABCD लिखा हुआ है, और वो बहुत छोटे छोटे फॉन्ट्स रहते हैं, तो इट इज़ इवन डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश, गलतियाँ हो जाता है। So, sir, moving on to the million-dollar question from paper one, is it advisable for candidates? Now we have candidates who are from non-science or non-mathematics background, and is it advisable to skip, general mental ability or maths or any subject to the last hour? एक्चुअली अगर नहीं किया है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि छोड़ दो। बिल्कुल ही नहीं पता, देखो वही सेम रूल फॉलो करना है। आता है ऑप्शन देख लो। कभी कभी ऐसा होता है कि इवन दो हम लोग ने स्पेशल स्टडी नहीं किया ना, जैसे साइंस के 20-25 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन ऐसे रहते, इतने जनरल रहते हैं, इवन इफ आपने बुक्स नहीं पढ़े ना तो भी वो क्वेश्चन आ जाएंगे। सो एटलीस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, अगर कोई हिंट लगता है तो सॉल्व करो। और जनरल मेंटल एबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट रीजनिंग वगैरह है, उसमें 10 क्वेश्चन जो रहते हैं ना बहुत ईजी रहते हैं, सिंपल प्लेन लॉजिक के ऊपर है। तो ये भी एडवाइजेबल नहीं है कि बिना देखे उसको छोड़ दो, बिना देखे मत छोड़ो। देखो कुछ क्लू लगता है तो अटेम्प्ट करो, नहीं क्लू लगता है तो छोड़ दो। अभी लास्ट मोमेंट पे कुछ करने के लिए मत जाओ लेकिन। Right, sir. So, sir, wrapping up the session with a question. I've heard that you gift something to your successful candidates. You always tend to celebrate with those candidates. Yes, yes, So, what yes. are your plans for this year? अच्छा, इस साल के लिए मींस 2020 एग्जामिनेशन के लिए जो ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट आएगा, आई विल गिफ्ट द गार्मिन रिस्ट वॉच, ये वाला है। दिस इज़ अभी यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा होगा ठीक से, दिस इज़ 30K वॉच, 30,000 रुपये का वॉच है, बहुत ही बढ़िया। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉचेस which are being used for the military tactical purposes. So all India rank 1, either this or Apple Watch, whichever the one chooses, and all other students will get some or other watches. I generally gift watches to my students. और पार्टी इस बार मेरी तरफ से गोवा में। सो हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, दिस इज़ व्हाट कल्चर वी आर फॉलोइंग इन पाथफाइंडर्स एकेडमी। इवन अभी 2019 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 2019 के लिए वी हैव ऑलरेडी परचेस्ड 100 वॉचेस, जो भी सिलेक्ट हो जाएंगे मेरे स्टूडेंट्स उनके लिए। तो उसमें टाइमेक्स भी है, टाइटन्स भी है, आपको डिसेंट वॉच में जनरली गिफ्ट देता हूँ। बट इट्स नॉट मेनली अबाउट द वॉचेस, इट इज़ अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस, दैट इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट। जब इतने सारे लोग आते हैं, it is my own happiness, that is what I am trying to celebrate. So gift is just another simple part of that, but celebration is far more important, जो इस बार हम लोग प्लान कर रहे कि गोवा में होगा। सो अगस्त में इस बार जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, तुम लोग का पार्टी हम लोग के साथ गोवा में। I'm pretty sure, sir, your insights will be helpful for the candidates. And sir, thank you so much for your valuable time. Have a good day. थैंक यू, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। और याद रखना कि छोड़ना नहीं है, जब तक एग्ज़ाम होता नहीं है 5 बजे तक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप टिके रहोगे ना, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम क्या है, पेशेंस बहुत चेक करता है, रादर देन बहुत ज़्यादा नॉलेज। जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है ना, वो भी बहुत नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उधर टाइम ही नहीं है उतना ज़्यादा। सो ये क्या है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट हम लोग जिसको बोलते हैं ना, CQB है, फोर्सेस में बोलते हैं कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट है। इसमें टिके रहना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग जब बैटल छोड़ दिया ना तो जीतने का चांसेस बहुत कम होता है। एग्जामिनेशन इज़ वेरी व्हाट आई कैन से 600 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन है, 450 मार्क्स का सिर्फ रिटर्न एग्जामिनेशन है। व्हेन वी कंपेयर दिस
विद द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज इज 2000 प्लस मार्क्स का एग्जामिनेशन है. सो हम लोग के इसमें ऐसा भी सिर्फ सिंपली इतना भी कंसिडर किया तो मिनिमम 1:3.5 टाइम्स ज़्यादा एक मार्क के लिए कंपटीशन है. मतलब हमारे यहाँ पे सिविल सर्विसेज में भी एक मार्क से पोस्ट जाने वाले लोग 10 से 12 रहते हैं. हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज 15 से 20 लोग सिर्फ एक मार्क से पोस्ट से जाते हैं. सो देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 मार्क. सो डू नॉट स्टॉप फाइटिंग टिल 5 PM. और थोड़ा रिक्वेस्ट करोगे तो और 2 मिनट भी मिलेंगे. सो ओनली क्राई बेबी गेट्स द मिल्क. छोड़ना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. सभी क्वेश्चंस में आपको एश्योरेंस देता हूँ, मैंने जो सिखाया उसमें से ही आ जाएंगे. जस्ट गो विद द फ्लो. प्रैक्टिस करना है, 17 तारीख को आ जाओ. गो विद द फ्लो. डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिलेगा. एंड जो आपका ट्रेनिंग है, हम लोग को जब मैं ऑफिसर बना था हम लोग को एक ही चीज़ बोला था कि तुम्हारे ऊपर जब एम्बुश हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर जब अटैक हो जाएगा ना, तो वो टाइम पे सोचना नहीं है ज़्यादा कि अभी मैं क्या करूँ. वो टाइम पे एक ही चीज़ करना है, लेट द ट्रेनिंग टेक ओवर. अब तक आपने जो मेहनत किया है ना, जो गट फीलिंग आता है ना, वो गट फीलिंग नहीं है, वो आपका है ट्रेनिंग जो आप बार बार किए हो. सो जब भी आप डायलेमा में हो, ऑलवेज फॉलो द गट फीलिंग. मेनी टाइम्स if you have revised well, if you have practiced well, your gut feeling will always guide you towards the success. So all the best. मैं आपके साथ हूँ. अनअकैडमी पे फ्री सेशंस भी चल रहे हैं. जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा अनअकैडमी के ऊपर मैं 2021 के लिए भी फ्री सेशंस इमीडिएटली स्टार्ट कर दूंगा. और हम लोग का पेड बैच अनअकैडमी प्लस के ऊपर इसके बाद जनवरी में शुरू हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन इफ़ यू आर appearing for the 2021 examination. You can join our ऑनलाइन बैच ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. ऑफलाइन के बैचेस मेरे दिल्ली और पुणे में हम लोग जनवरी में प्लान कर रहे हैं. लेट्स सी कैसे होता है, अभी तक गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है. सो ऑल द बेस्ट. जय हिंद. बाय बाय.